हेलो एवरीवन, और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर, यानी कि 29 जनवरी से लेकर आपका जो भी 4 फरवरी 2024 तक का इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, उसको मैं कवर करने वाली हूं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी कि जो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2023, तो उसमें शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की, तो इसमें जो टॉप कंट्री है वो है आपकी डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, डेनमार्क जो है वो इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। वहीं अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, यानी कि शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला मैं आपको बता चुकी हूँ डेनमार्क, फिर आता है फिनलैंड और उसके बाद आता है नाम न्यूजीलैंड का। तो ये भी आपको ध्यान रखने की टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है। इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भारत की रैंक की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है 93rd। और 2022 में अगर हम बात करें भारत की रैंक, तो ये थी 85th। आखिरी स्थान की बात करें तो ये 180वां स्थान है किसका, सोमालिया का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रहेगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, तो उसमें टॉप की कंट्री कौन सी है, डेनमार्क है। सेकंड नंबर पर आता है नाम फिनलैंड का, और थर्ड नंबर पर नाम आता है आपका स्विट्जरलैंड का। भारत की रैंक की बात करें तो 93rd पे है भारत। और लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2022 की, तो उसमें भारत की रैंक थी 85th। और सबसे लास्ट में जो कंट्री है वो है आपकी सोमालिया, जिसकी रैंक है 180। इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ट्राई, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की, तो इसके अध्यक्ष बने हैं अभी अनिल कुमार लाहोटी। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है अनिल कुमार लाहोटी जो बने हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। और अध्यक्ष मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी बने हैं, नाम है इनका अनिल कुमार लाहोटी। अगला क्वेश्चन है आपका, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें लगातार तीसरी बार ACC के अध्यक्ष, तो ये बने हैं जय शाह, जो कि बेटे हैं किसके, अमित शाह जी के, जो कि हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तो ये बने हैं जय शाह। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें ACC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में। मुख्यालय इसका आपको श्रीलंका में देखने के लिए मिलेगा, कोलंबो में। और इसके जो अध्यक्ष अभी बने हैं लगातार तीसरी बार, तो ये बने हैं जय शाह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए, अगर हम बात करें 1 फरवरी 2024 को निम्न में से किस संगठन ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। अब थोड़ा हम जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ये 1 फरवरी 1977 को अस्तित्व में आया था और 19 अगस्त 1978 को औपचारिक इसका जो है उद्घाटन किया गया था। मुख्यालय की बात अगर हम करें तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है राकेश पॉल। यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं, और जो इसका आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षाम, जिसका मतलब होता है कि हम रक्षा करते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके मनाने के पीछे, तो उसका उद्देश्य तटरक्षक के योगदान का सम्मान करना। तो ये आपको ध्यान रहेगा, कब मनाते हैं, 1 फरवरी को, और कौन सा दिवस मनाया है इस बार, ये है इनका 48वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा।
तो देखिए अभी रिसेंटली जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं जो कि तमिलनाडु में हुए थे, उनका समापन हो चुका है। तो उसके बाद अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत ये होने जा रही है कहाँ पर, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन ये होगा आपका लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण ये पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जो कि है लद्दाख, ये 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 25 फरवरी के बीच में ये होगा आपका जम्मू कश्मीर में। शुभंकर की बात करें तो ये है इसका शुभंकर यानी कि मस्कट, जो कि एक स्नो लेपर्ड है जो कि है शीन ए शी यानी कि शान भी इसको कहते हैं, और इसका संस्करण तो ये है इसका चौथा संस्करण। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इलेक्ट हुए हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं चंपई सोरेन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है कि चंपई सोरेन ये बने हैं क्या मुख्यमंत्री कहाँ के? झारखंड के। अगर हम बात करें झारखंड की तो देखिए इसकी राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और राज्यपाल तो ये है सीपी राधा कृष्णन। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो चंपई सोरेन है इनको झारखंड में झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है, मतलब ये काफ़ी मशहूर है इस नाम से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन सी पार्टी से, तो पार्टी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये इनकी पार्टी है और नाम है इनका क्या? चंपई सोरेन। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 से किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए हर साल 1 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं, मतलब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को पेश करती है। लेकिन इस बार हमारी नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले जो बजट आया है तो वो एक तरीके से अंतरिम बजट ये लेके आए हैं। जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो उसके बाद जो है वो फुल बजट यहाँ पर लाया जाएगा। तो देखिए इस बार जो अंतरिम बजट है ये किसने पेश किया 1 फरवरी को? तो ये पेश किया हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बजट तो आपने सुना होगा, ये अंतरिम बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट बेसिकली क्या होता है कि अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। अब देखिए अभी ये आया 1 फरवरी को, जब भी नई गवर्नमेंट बनेगी तो उस टाइम तक जितना भी इनका लेखा जोखा खर्च होगा उसको उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद एक पूर्ण बजट आएगा नई सरकार के बनने के बाद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट ये आवंटित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो बजट आवंटित किया गया है ये किया गया है रक्षा मंत्रालय को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024 से संसद में पेश किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये जो मोरारजी देसाई थे हमारे वित्त मंत्री, उनके बाद लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है। सबसे ज़्यादा जो अगर किसी भी वित्त मंत्री ने बजट पेश किए हैं तो वो कौन है? मोरारजी देसाई। कितने बजट पेश किए हैं? 10 बजट पेश किए हैं। लगातार 6 इन्होंने भी किए, लेकिन उसके बाद जो दूसरी वित्त मंत्री बनी है ये बनी है कौन? निर्मला सीतारमण जी। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा जो है वो बजट आवंटित किया गया है। कितना? तो ये है 6.1 लाख करोड़ ये बजट आवंटित किया है किसको? रक्षा मंत्रालय को। वही अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा मंत्रालय आता है तो फिर वो आता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसको मिले हैं 2.78 लाख करोड़, यानी कि 2.78 लाख करोड़ ये मिले हैं किसको? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए अगर हम बात करें 75वें गणतंत्र दिवस परेड की तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस मंत्रालय को मिला है? तो ये मिला है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये दिया गया है।
इस झांकी की थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी भारत लोकतंत्र की जननी। अगर हम बात करें राज्यों की, तो राज्यों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है वो है आपकी उड़ीसा की, और उड़ीसा की झांकी की थीम ये है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और इस बार कौन से क्रम का हमारा ये जो है गणतंत्र दिवस था, तो ये था 75वां गणतंत्र दिवस। और थीम क्या थी इसकी? तो थीम थी विकसित भारत और साथ ही में भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री ये कौन बने हैं? तो देखिए रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री ये बने हैं नीतीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो राजधानी है इसकी पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है यहाँ के राजेंद्र आर्लेकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हुआ है आपका गुजरात के कच्छ में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारत में कोई भी चीज़ पहली बार होती है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहली बार सम्मेलन हुआ है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? गुजरात के कच्छ में। किस उद्देश्य से? तो समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। ठीक है, शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ किया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जिनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रुपाला, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? रोजगार सृजन और समुद्री उत्पादन के विविधीकरण के विकल्प के रूप में समुद्री शैवालों की खेती को बढ़ावा देना। समुद्री शैवाल की खेती के लाभ और महत्व क्या है? तो कृषि, भोजन, फार्मास्यूटिकल, सौंदर्य प्रसाधन, जलीय कृषि और जैव ईंधन उत्पादन में इसका योगदान है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक ये बनाया जा रहा है? तो देखिए अगर हम बात करें उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, तो ये बनाया जा रहा है BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो विभिन्न जातियों जनजातियों के करीब 50,000 नमूने एकत्र करना, ये इसका उद्देश्य है बेसिकली। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका जो जंतु विज्ञान वाला विभाग है उसके ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को एक ऑटोमेटेड डीएनए ट्रैकर ये मशीन जो है वो लगाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम बात करें BHU की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, बनारस में ये है आपका उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर है आपका क्वेश्चन कि भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिकी पक्षी जो कि है लाफिंग गुल ये देखा गया है? तो देखिए ये है आपका लाफिंग गुल और ये है एक उत्तरी अमेरिकी पक्षी, यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो अमेरिका वाला पोर्शन है वो आप नॉर्थ में भी मिलते हैं, कुछ हद तक ये साउथ में भी मिलते हैं, मतलब साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं। तो ये भी भारत में देखे गए हैं। और भारत में कहाँ देखे गए हैं? तो भारत में देखे गए हैं केरल में, और केरल में भी कहाँ पर? तो ये देखे गए हैं कासरगोड में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब लाफिंग गुल की अगर हम बात करें तो इसको लाफिंग गुल क्यों कहते हैं? तो देखिए इसकी जो हंसी जैसी आवाज़ के संदर्भ में इसको लाफिंग गुल नाम दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम तो ये लिकोफिसियस एट्रिकिला, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो रेड लिस्ट में है, ये कम चिंताग्रस्त, यानी कि ये लीस्ट कंसर्न है। तो कई बार एग्जाम में ये IUCN स्टेटस भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी ये कौन सी बनी है? तो देखिए दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी ये बनी है आपकी जापान की टोयोटो। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए लगातार चौथे साल जो टोयोटो है वो दुनिया की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी बनी है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर तो ये आती है जर्मनी की वॉक्सवैगन। फिर है भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी ये सबसे अधिक है? तो ये है आपके लद्दाख में। कितनी है? 477। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
फिर है नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ये तीनों ही जो है वो एक आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। इन्होंने जनवरी 2024 में किस समूह से अलग होने की घोषणा की है? तो देखिए, अगर हम बात करें नाइजर की, माली की और बुर्किना फासो की, तो इन तीनों कंट्रीज ने जो है वो बाहर निकलने का या फिर आप कहें कि समूह से अलग होने का फैसला किया। उस समूह का नाम क्या है? तो उसका नाम है पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय, जिसको हम इकोवास के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा जान लेते हैं इकोवास के बारे में, यानी कि अफ्रीकी जो राष्ट्र है, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय के बारे में। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको अबुजा, नाइजीरिया में देखने के लिए मिलेगा। स्थापना इसकी हुई थी 1975 में और उद्देश्य है इसका पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बीच में आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। फिर उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। आपसे पूछे कि 21-22 का जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो नामांकन है महिलाओं का वो किस राज्य में है? तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? केरल में। तो देखिए, शिक्षा की कोई भी बात हो, अगर हम उच्च कैटेगरी की कोई भी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आंसर होता है आपका केरला ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको केरला में देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए एक बच्चा अगर उसको नहीं भी पता है आंसर, तो वो गेस कर सकता है कि हाँ, लिटरेसी सबसे ज़्यादा आपकी है केरल में, तो शिक्षा से संबंधित जो भी आंसर होगा वो केरल से होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा यही सही होगा, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि आंसर उसका केरला हो। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? तो रिपोर्ट को जारी किया शिक्षा मंत्रालय ने। वहीं देखिए, अगर हम बात करें शीर्ष राज्य जिसमें कुल नामांकन बहुत ज़्यादा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र। वहीं बात करें महिला नामांकन की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले स्थान पर आपका आता है महिला कैटेगरी में केरला और दूसरा आता है आपका तेलंगाना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? तो ये है आपका मधिका। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इमेज में आप इन दो लोगों को देख रहे हो, ये है चकलिया समुदाय के दो लोग, यानी कि जो केरल का कन्नूर इलाका है वहाँ पर ये दो लोग हैं जो लास्ट लोग बचे हैं जो कि इस मधिका भाषा को बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके बाद कोई भी पीढ़ी, कोई भी बच्चा, कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं होगी जो इस मधिका भाषा को बोले। तो इसलिए ये दोनों फोटो यहाँ पर ये दर्शाती है कि सिर्फ यही दो लास्ट व्यक्ति बचे हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये? केरल के कन्नूर में बोली जाती है। किसके द्वारा? चकलिया समुदाय के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत की है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पंजाब की बात करें, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है भगवंत मान और यहाँ के राज्यपाल तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मलेशिया के 17वें राजा ये कौन बने हैं? तो मलेशिया के 17वें राजा ये बने हैं सुल्तान इब्राहिम। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, मलेशिया की बात करें तो राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है यहाँ की मलेशियाई रिंगिट और प्रधानमंत्री तो ये है अनवर इब्राहिम। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो 17वें राजा ये बने हैं मलेशिया के, नाम है इनका सुल्तान इब्राहिम। फिर एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, एक समंदर मेरे अंदर इस पुस्तक के लेखक का नाम है क्या? ये है संजीव कुमार जोशी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, संजीव कुमार जोशी की ये बुक है जो कि है क्या? एक समंदर मेरे अंदर, और इसका विमोचन ये या फिर आप कहीं लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है NSA जो है हमारे अजीत डोभाल जी, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो, और जो हमारे CDS हैं जनरल अनिल कुमार, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। फिर अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें अजाली असोमनी की तो ये बेसिकली कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं तो थोड़ा कोमोरोस के बारे में जान लेते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और मुद्रा है यहाँ की कोमोरियन फ्रैंक और इसकी जो राजधानी है वो है मोरिनो। फिर है भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति जो कि अगस्तियम अगामा
एच इसकी खोज हुई है। तो इसकी खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कई बार एग्जाम में मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार ना ये पूछ लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में देखा गया अगस्तिया गामा एच ये क्या था। ऑप्शन में देंगे मिसाइल है, वैक्सीन है, या फिर कोई एनिमल का नाम है, कुछ इंसेक्ट का नाम है। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होता है और बच्चे को अगर नहीं पता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए ये नाम आपको बस हल्का सा ध्यान रखने की अगस्त्यमय एच। तो ये एक छिपकली की प्रजाति है जो कि मिली है कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, रटनी नहीं है चीज़ें, बस समझनी है कि कहाँ पर क्या चीज़ हुई है, आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। फिर है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी जिसका नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। इसका आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये हुआ है आपका प्रगति मैदान यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत मंडपम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक ऑटोमोबाइल एक्सपो है और इसकी मेजबानी ये उद्योग संघ के द्वारा की जा रही है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य संपूर्ण गतिशीलता ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करना। और लक्ष्य क्या है इसका यानी कि टारगेट? तो यह 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% जो दो पहिया वाहन है उनका निर्यात करना। फिर है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रोमेश भट्टाचार्य जी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना ऐसन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है साल 2024 को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए भारतीय नौसेना ने साल को मतलब साल 2024 को नौसेना ऐसन्य वर्ष घोषित किया है। तो इसको हम थोड़ा जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो भारतीय नौसेना ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ठीक है। और स्थापना की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 में की गई थी जब प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं आर हरि कुमार और हर साल 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस राज्य सरकार ने 5 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए एक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को शुरू किया है। अब देखिए फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के जो 17 जिले हैं वहाँ पर ये अभियान चलाया जाएगा और इसका लक्ष्य क्या है केंद्र सरकार का कि साल 2027 तक देश से फाइलेरिया को ख़त्म करना। उद्देश्य आपको मैं बता देती हूँ कि ये वही है कि कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर क्या करेंगे, 2 साल से कम बच्चों के उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और साथ ही में जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग उनको छोड़कर पूरी आबादी को फाइलेरिया रोग की रोकथाम के लिए दवा खिलाना, ये इसका बेसिकली मोटिव है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसलमेर राजस्थान के पोखरण रेंज में किसके द्वारा 17 फरवरी को मेघा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारतीय वायुसेना ये जो है जैसलमेर में मतलब राजस्थान के पोखरण रेंज में 17 फरवरी को वायु शक्ति 2024 का आयोजन यहाँ पर करने वाली है। और इसमें क्या होगा कि जो राफेल है, जगुआर है, मिराज 2000 है, सुखोई 30 MKI सहित 77 लड़ाकू विमान और इसके अलावा Mi-17 अपाची सहित 41 हेलीकॉप्टर और C-130 और C-17 सहित 5 परिवहन विमान जो है वो इस अभ्यास में भाग लेने वाले हैं। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और अभी वर्तमान में जो वायुसेना प्रमुख हैं ये हैं विवेक राम चौधरी। फिर किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आयोजन की बात करें तो 2 से लेकर 18 फरवरी तक ये चलेगा। उद्घाटन किया है देश के राष्ट्रपति जी ने और भागीदार देश इसमें तंजानिया है।
और वहीं बात करें सूरजकुंड मेला, एक अद्वितीय है मतलब इसमें क्या होता है कि क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है और दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला ये है। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या होता है? तो जो पर्यावरण में आर्द्रभूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होता है। और थीम क्या है इसकी? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, यानी कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। और आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, इस पदक तालिका में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? तो इसमें रहा है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। महाराष्ट्र ने टोटल जो है 158 मेडल जीते हैं, जिसमें 57 गोल्ड है, 48 यहाँ पर रजत है और 53 यहाँ पर कांस्य पदक है। और तमिलनाडु की बात करें तो 38 गोल्ड है, 21 रजत है और 39 कांस्य पदक है और कुल 98 मेडल इसने जीते हैं। वहीं हरियाणा तीसरे नंबर पर है, जिसमें 35 गोल्ड है, 22 रजत और 40 कांस्य और कुल मिलाकर 103 मेडल इसने यहाँ पर जीते हैं। हमेशा क्या होता है कि टॉप 2 में जो है महाराष्ट्र और हरियाणा ही रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा ये टॉप 2 से बाहर हुआ है और टॉप 2 में जगह बनाई है किसने? तमिलनाडु ने। ठीक है, तो खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 ये कहाँ हुए थे? तमिलनाडु में। कहाँ कब तक हुए थे? 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। और संस्करण था इसका 6वां और शुभंकर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुभंकर था इसका वीरा मंगई रानी वेलु नेचियार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि सर ने अलग से एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए बना दी है, जिसमें पूरा खेलो इंडिया यूथ गेम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बाहर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखिए 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस पर पहुंचने का रिकॉर्ड ये बनाया है कार्टर डलास ने, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो पहली चढ़ाई हुई थी 29 मई 1953 में और प्रथम पर्वतारोही यहाँ पर थे कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसको हम स्थानीय नाम नेपाल में इसको हम जानते हैं सागर माथा के नाम से। और पहली वुमेन जो चढ़ी थी इंडिया से, तो वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप जो है वो लगाई है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। न्यूरालिंक की बात करें तो सीईओ है जैरेड बिर्चेल। स्थापना हुई थी 2016 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में और संस्थापक है इसके एलन मस्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है 5 देशों को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 सम्मानित देशों के नाम तो ये है डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। अब ट्रांस वसा क्या होती है, यानी कि ट्रांस फैट क्या होता है? तो देखिए ट्रांस वसा एक प्रकार की असंतृप्त वसा है जो या तो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है या फिर हाइड्रोजनीकरण नामक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से कृत्रिम रूप से उत्पादित की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका राजस्थान के कोटा में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आयोजन तो ये हुआ है 3 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में ये चल रहा है, मतलब और इसमें उद्देश्य क्या है? महिलाओं के बीच फिटनेस जागरूकता को बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। फिर पौंडुचेरी का नया मुख्य सचिव भी कौन बने हैं? पौंडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं शरद चौहान। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो ये हुई है 5। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब वो 5 कौन कौन सी आर्द्रभूमि है? तो देखिए वो है अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है।
फिर है अगनाशिनी एस्चुरी जो कि कर्नाटक में है, मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, और कराईवेटी पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन जो कि तमिलनाडु में। तो ये सभी आपके 5 इंपॉर्टेंट है। पहले 75 थे और अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 80 यहाँ पर वेटलैंड्स आपके हो चुके हैं, यानी कि रामसर स्थल ये हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो ये हुई है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए सर्वत्र की बात करें तो एक मल्टी स्पैन मोबाइल बेसिंग सिस्टम है जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ के आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, और इसका उद्देश्य सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 2 क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना और बहते हुए पानी पर पुल बनाने में सेना की सहायता करना। ठीक है, डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है इसका दिल्ली में और अध्यक्ष है इसके समीर कामत जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो ये है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए उद्घाटन किसने किया था इसका? प्रधानमंत्री जी ने। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें सूरत हवाई अड्डे की तो ये 14 घरेलू शहरों को जोड़ता है और एक अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी रखता है। फिर वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया सरकार के द्वारा? तो ये रखा गया है साल 2047 को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। और बेसिकली जो सरकार है वो 4 समूहों पे ज्यादा ध्यान दे रही है, जो कि आपका क्या है, ज्ञान के नाम से यहाँ पर बताया गया है। ज्ञान यानी कि गरीब हो जाएगा, महिलाएं हो जाएंगी और युवा हो जाएंगे, और इसके अलावा आपका किसान, यानी कि ये आपके गरीब है, ये आपके कौन हो जाएंगी, युवा, और ये आपके हो जाएंगे अन्नदाता यानी कि किसान, और एन से आपका हो जाएगा नारी। फिर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ ये कहाँ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए ये हुआ है नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। उद्देश्य क्या था इसका? तो क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण पर जोर देते हुए और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना, ये इसका जो है बेसिकली पर्पस यहाँ पर है। और हर दिन हर घर आयुष अभियान का उद्देश्य है आबादी के बीच भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लाभों का प्रसार करना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। फिर ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 कुल 9 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनमें 3 भारतवंशी भी शामिल हैं। इनके नाम क्या हैं? तो 3 भारतवंशी के नाम आपको पता होने चाहिए, जो है प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। ये हैं आपके 3 प्रोफेसर जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अवार्ड क्यों दिया गया है? तो अवार्ड जो है बेसिकली रसायन, भौतिक और जीवन विज्ञान में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। और ये अगर हम बात करें कौन देता है, तो द न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंसेस इस पुरस्कार को प्रदान करती है, और साथ ही में ब्लावत्निक फैमिली फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में समाइली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है संबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। समाइली की यहाँ पर फुल फॉर्म है, तो आप ध्यान रखेंगे समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल, ये इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो आगंतुक है और तीर्थयात्री है उनको एक अद्वितीय अत्यधिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करने की एक योजना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए 14 तेज गश्ती नौकाओं के अधिग्रहण के उद्देश्य से 24 जनवरी 2024 को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 2024 में किस एकमात्र विदेशी को
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुए हैं ताइवान से यंग लियू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यंग लियू ये है कौन? तो देखिए ये जो है बेसिकली एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है फॉक्सकॉन, इसके ये चेयरमैन है और इन्हें साल 2024 में जो पद्म भूषण है उसमें इन्हें जो है मिला है क्या अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। एकमात्र विदेशी है ये उस कैटेगरी में। फिर है भारत की पहली महिला महावत में एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वो किस राज्य से है? तो इनका संबंध है बेसिकली असम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय पंचायती दिवस हम कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को हम मनाते हैं और भारत में शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर को 1959 में। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। और संवैधानिक दर्जा मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहूदी और नाजीवाद के लाखों पीड़ितों को नरसंहार की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 27 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फेडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो ये है आपकी तेलंगाना से श्रीजा अकुला। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं कौन? रवि शास्त्री और साथ ही में फारूक इंजीनियर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। BCCI की बात करें, अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है जय शाह, मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 1928 में। फिर वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये किसने जारी की है? तो ये जारी की है विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट में क्या बात हुई है? तो इस रिपोर्ट में वर्ष 2024 के अंत तक जो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो GDP है उसकी सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्धदशकीय सिद्ध हो सकता है, ये इसमें बात की गई है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन DC में, स्थापना हुई थी 1944 में और अध्यक्ष इसके अजय बंगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बियॉन्ड बेसिक शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 से किसने जारी की है? तो ये जारी की है एक NGO है जो कि आपका प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या है, तो एक घरेलू सर्वेक्षण है जिसका बेसिकली उद्देश्य ये होता है कि ग्रामीण भारत में जो बच्चे हैं वो कितने स्कूल में नामांकित है या नहीं है और उनमें से कितने जो है वो स्कूल जा रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं, उन सबका एक ब्यौरा होता है, वही ये रिपोर्ट जो है वो दर्शाती है। फिर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसेट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा GSLV F-14 से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इनसेट ये क्या होता है? तो इनसेट आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, या फिर आप इंडियन सैटेलाइट इन शॉर्ट भी आप कह सकते हो। और उद्देश्य क्या है इसका? मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करना। इसरो यहाँ पर आया तो इसरो के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, अध्यक्ष इसके S सोमनाथ है और संस्थापक है इसके विक्रम साराभाई। फिर किस देश ने पहला FIH-5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब ये जीता है? तो ये जीता है किसने? नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोजन स्थल तो ये हुआ था मस्कट ओमान में। विजेता टीम इसमें है नीदरलैंड और उपविजेता तो ये है आपका मलेशिया। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर महिला विश्व कप भी हुआ था FIH-5S का, तो ये भी किसने जीता था? नीदरलैंड ने ही जीता था। फिर है किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका असम के डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए आयुष मंत्री हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला रखी है और इसका नाम होगा
केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज करना। फिर किस राज्य सरकार ने उंगली थेड़ी उंगल ओरल योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पर लिखा है उंगली थेड़ी उंगल ओरल, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना, यानी कि जो डोर टू डोर सेवा होती है ना, उस तरीके से एक सर्विस है ये। और उद्देश्य क्या है? लोगों से बातचीत करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना। तमिलनाडु यहाँ पर आए तो तमिलनाडु को थोड़ा जान लेते हैं, जिसकी राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है इसके RN रवि और मुख्यमंत्री है यहाँ के MK स्टालिन। फिर भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है आपका मंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आयोजन हुआ है इसका 16 से 18 फरवरी तक की, मतलब 16 से 18 फरवरी के बीच में ये होगा। आयोजन स्थल इसका मंगलोर में होगा और ये जो है नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एसोसिएशन और उद्देश्य इसका उभरते स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना। तो ये किया जाएगा, ये अभी हुआ नहीं है। इसकी डेट क्या है? 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच में ये होने वाला है मंगलोर कर्नाटक में। फिर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 5.8%। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपके माइंड में आएगा ये फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा ये क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज्यादा होता है और इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो उधार लेती है और इसे घटाने का मतलब ये होता है कि सरकार गैर जरूरी खर्चों पर कटौती कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका राजकोषीय घाटा। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किस मंत्रालय ने पौंडुचेरी में ओरेवली अनुभव यात्रा का आयोजन किया है? तो ये किया शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने NEP 2020 G20 नेताओं की घोषणा श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विश्व पर शैक्षिक सह सांस्कृतिक दौरे की प्रासंगिकता पर जोर करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। फिर किस राज्य सरकार ने जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल यानी कि डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव ये लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च करने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम्स डेवलपर्स फोरम के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य बेसिकली डिजिटल और गेमिंग क्षेत्रों में संयम और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना और लक्ष्य है इसका डिजिटल लत के जोखिम को कम करना, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक खुशहाली बढ़ाना, सार्थक सामाजिक संपर्क और वास्तविक दुनिया के संबंधों को बढ़ावा देना। ये इसका बेसिकली लक्ष्य है। फिर भारत में पहली बार केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI अपनी प्रयोगशाला में किसका मांस विकसित करेगी? तो मत्स्य से आपको पता लग जाना चाहिए किसका करेगी? मछली का। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान की तो स्थापना हुई थी 1947 में। मुख्यालय इसका कोच्चि में है और निदेशक है इसके गोपाल कृष्णन। फिर किस देश ने भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो यानी कि UPI है वो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो इसको नियंत्रित करता है और यह एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ साथ दो खातों के बीच जो है वो धन को भी एक्सचेंज कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन जो अभी बने हैं उनके प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार चौबे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एम्स नई दिल्ली ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के साथ मिलकर कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ioncology.ai को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ऑन्कोलॉजी या फिर अबुद्र विज्ञान ये क्या होता है? तो चिकित्सा की एक शाखा जो कैंसर के निदान और उपचार में विशेषज्ञता रखती है उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। फिर AI संवादों को 22 भाषाओं भारतीय भाषा में बदलने के लिए भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM भारत GPT किसने लॉन्च किया? तो ये क्या CoreOver.ai ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही
हो जाएगा। फिर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो ये हुई है कौन? निकिता मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश लगातार चौथी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक। फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी को राज्य की गुप्त बातें लीक करने के आरोप में कितने साल की जेल की सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है? तो ये है पूरे 10 साल, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में स्मारक अमर एकुशी पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और लगातार जो है वो 5वीं बार वहां पर प्रधानमंत्री बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर और ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो पुस्तक मेले का आयोजन है ये हर साल भाषा आंदोलन में सहयोग देने वाले शहीदों की याद में मनाते हैं। उद्देश्य क्या रहता है? दुनिया भर में बांग्लादेश की कला, संस्कृति और साहित्य का प्रचार प्रसार करना। और आयोजन के दौरान पुस्तक जो अमार देखा नया चिन्ह द न्यू चाइना एज आई सो का भी अनावरण किया गया। और इस किताब के लेखक कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये इसके लेखक हैं। ठीक है, तो ये था आपके आज के टोटल 70 क्वेश्चन जिसमें मैंने पूरा आपका लास्ट 1 वीक का करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।